Welcome back all dear student. Today we are going to start application on adsorption. एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन में होता है कि भाई आपके पास एडजॉर्बेट का पार्टिकल एडजॉर्बेंट के ऊपर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। ये प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होगा। अब बात आती है कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले मैं नॉर्मल बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है। जैसे हम लोग बात करते हैं जो माइंस वर्कर होते हैं ना, जो खान में काम करते हैं वर्कर्स, तो वो जो पाउडर वहाँ पर बनता है या उसकी जो गैसेस फॉर्म बनती है वो डायरेक्ट इनहेल ना हो, तो वो क्या करते हैं? वो चारकोल मास्क यूज़ करते हैं। चारकोल मास्क का क्या बेनिफिट होता है? जो पार्टिकल्स है ना, जो आपके गैसेस पार्टिकल कहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं? आपके उस चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो चारकोल क्या है? गुड एड्जॉर्बर है। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं भाई आने वाला जो गैसेस पार्टिकल वो क्या था? एड्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हुआ वो क्या? एड्जॉर्बेंट। तो प्रोसेस क्या हुआ? एडजॉर्प्शन। अब बात करते हैं जो शुगर होती है, जैसे हम लोग शुगर जो यूज़ करते हैं बिल्कुल वाइट होती है, बट एक्चुअल में शुगर वाइट नहीं होती, शुगर येलो कलर की होती है। तो उसका भी जो डीकलरिफिकेशन है वो भी किसके थ्रू किया जाता है? आपके पास एनिमल चारकोल के थ्रू। तो इसका मतलब कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर? एडजॉर्प्शन में। तो देखिए कुछ मैंने एप्लीकेशन राइट डाउन की हुई है, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं और सिंपल से प्रोसेस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इवैक्यूएटेड वेसल में आप क्या डाल दो? चारकोल डाल दो। तो क्या होगा? वो जितने भी गैसेस पार्टिकल है वो उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब कि हाई वैक्यूम क्रिएट होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई गैसेस पार्टिकल, अगर कोई भी एयर है, अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो एयर को और ज्यादा खत्म कर रहा है ना, तो इट मींस क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहां पर। फर्स्ट एप्लीकेशन थी प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। सेकंड बात आती है हमारे पास, हमारे पास गैस मास्क को लेकर के। तो गैस मास्क में हमें क्या करना है? देखो गैस मास्क में जो चारकोल है, चारकोल इज एडसॉर्बेंट यूज्ड टू रिमूव पॉइजनस गैस। तो चारकोल में क्या होगा? जैसे वही माइंस वाला जो प्रोस्पेक्ट मैंने बताया था कि उसमें जो माइंस वर्कर है वो उसका यूज करते हैं, चारकोल मास्क का यूज करते हैं, जो गैसेस मास्क भी बोले जाते हैं। तो जो पॉइजनस गैसेस है जो इनहेल हो जाए, अगर इनहेल मान लो हो गई तो क्या होगा? कोई ना कोई डिजीज क्रिएट हो जाएगी। तो उसको इनहेल होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गैस मास्क यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, कंट्रोल ह्यूमिडिटी। अगर मान लो ह्यूमिडिटी किसी भी चीज में, जैसे कोई भी हमने थोड़ा बहुत सॉइल ले लिया या कोई भी एक चीज ले ली जिसके अंदर ह्यूमिडिटी है, तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं? सिलिका डाल रहे हैं। सिलिका एक गुड एब्जॉर्बर है। क्या है? गुड एब्जॉर्बर है। तो अगर एब्जॉर्बर है तो एब्जॉर्बर में क्या होगा? ये पार्टिकल्स किसके ऊपर, जो वाटर के पार्टिकल है कौन खींच लेगा? सिलिका खींच लेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगी? ड्राई गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ड्राई गैस। तो एक तरह से देखा कि जो इसमें मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल हैं, वो किसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं? सिलिका के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है। रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। कलरिंग मैटर ऑफ सॉल्यूशन हो, चाहे कलरिंग मैटर फ्रॉम शुगर की बात कर रहे थे हम लोग, भाई येलो शुगर है, येलो को हम क्या कर देते हैं? प्योरीफाई करके व्हाइट कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा? तो जो भी कलरिंग मैटर है उसको एड्सॉर्ब करना किस पे करेंगे? एनिमल चारकोल पे हम लोग कर सकते हैं उसको एड्सॉर्ब। ठीक है, कलर इम्प्योरिटीज जिसको हम बोलते हैं, कलर इम्प्योरिटीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट Fe इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए हमें कि क्या बात हो रही है। ये देखो बेटा, हम लोग के पास एक रिएक्शन है N2+ में 3H2। क्या बनाएंगे हम? ट्वाइस ऑफ NH3 बन जाएगा। N2+ में 3H2 क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ NH3। रिजल्टेंट हमें क्या बनेगा? देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NH3। अब देखो ये किसकी प्रेजेंस से बना? आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस से बना। आयरन के हमारे पास ये कैटलिस्ट है और MO के हमारे पास प्रमोटर है। क्या है ये? प्रमोटर। अब आपने देखा कि ये दोनों चीजें, ये जो गैसियस पार्टिकल हैं वो किसके ऊपर आए? सॉलिड के ऊपर आए ना, जिस वजह से क्या बना? अमोनिया बना। तो गैसियस पार्टिकल सॉलिड के ऊपर पहले आए, यहाँ पर इन दोनों ने रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद क्या बना? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रो क्यों बोल रहे हैं? हेट्रो इसलिए बोल रहे हैं रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का जो फेस है वो दोनों का फेस क्या है? डिफरेंट। अगर यहाँ पर गैसियस पार्टिकल है और यहाँ पर क्या है? सॉलिड है, दोनों का फेज अगर डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।
और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या बताया गया है, जनरली क्या हो रहा है, जो गैसियस पार्टिकल है वो किसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं, सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैसे चलता है, क्या उसके पीछे थ्योरी है, क्या उसकी मॉडिफिकेशन है, वो हम लोग आगे डील करेंगे, देखते हैं आगे। इन क्योरिंग डिजीज को क्योर करने के लिए जैसे कोई भी ड्रग का एक्शन करना पड़ता है या कोई टारगेट इंट्रैक्शंस करवाने पड़ते हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, एडजॉर्प्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग किस पे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे। नेम क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ये यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। देखो यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है, मान जिंक सल्फाइड सल्फाइड ओर है, क्या है ये, सल्फाइड ओर। इसके अंदर हम लोग पाइन ऑयल वगैरह डालते हैं और कुछ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, तो जिंक सल्फाइड जो ओर है वो वाटर के साथ मिलकर डिसॉल्व हो जाएगा और हमने पाइन ऑयल इज लाइक ए डिटर्जेंट, क्या है ये, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट से इस पूरे सिस्टम में क्या बनेगी, लैडर फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब बबल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे बबल्स कैसे बनेंगे भाई, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ लगा दिया, कोई पाइप लगा दिया जिसमें मैं हॉट एयर पास कर रहा हूँ, क्या पास कर रहा हूँ, हॉट एयर। अगर मैं इसमें हॉट एयर पास करूंगा तो इसमें क्या होगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना क्या होगा, तो जिंक सल्फाइड है ना, वो काफी लो डेंसिटी का पार्टिकल है, लो डेंसिटी का ओर है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे बबल्स के साथ अपने आप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आपने देखा बबल्स के साथ, तो जिंक सल्फाइड किसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ, बबल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया। समझ में आ रही बात ये, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं बबल्स किसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए, जिंक सल्फाइड पे। तो सिंपल सी बात है, जिंक सल्फाइड का बबल्स के साथ बाहर होना, तो एक तरह से एड्सॉर्ब हुआ जब भी तो बाहर हुआ वो। क्लियर है यहाँ तक, तो ये है आपके पास क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसको हम नॉर्मल वे में भी डील नहीं कर सकते। देखो कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। ये हमारे पास एक कॉलम है क्रोमेटोग्राफी का, हम लोगों ने सॉल्यूशन ए लिया और सॉल्यूशन बी लिया, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया ए प्लस में बी। और सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉटन यूज करनी होती है क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉटन यूज करेंगे, और कॉटन यूज करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्या, सिलिका जेल ऐड करेंगे, सिलिका जेल। समझ में आ रही बात यहाँ तक। सिलिका जेल ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट, क्या ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, सिलिका जेल, फिर से क्या ऐड करेंगे, सिलिका जेल। अब फाइनली हम लोग क्या करने वाले, देखो सिलिका जेल हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और फिर से सिलिका, ये पैक हो गया कॉलम क्या हो गया, ये पैक। अब इसके अंदर हम लोग ये जो मिक्सचर है ना, इस पूरे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। जैसे ही मिक्सचर ऐड होगा ना, सिलिका जेल एड्सॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एड्सॉर्ब। तो जैसे ही पार्टिकल्स आएंगे तो एड्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि भाई सॉल्वेंट जो है वो क्या है, मोबाइल फेस है, और सिलिका जेल क्या है, स्टेशनरी फेस। मतलब कि पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करेगा और मूवमेंट करवा देगा, पार्टिकल को एड्सॉर्ब करेगा और मूवमेंट करवा देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हमें एड्सॉर्प्शन ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन जो हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, न्यू टॉपिक दैट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई कैटालिसिस होता क्या है और किस तरह से इसको हमें समझना है। ठीक है, कैटालिसिस प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो देखो कैटालिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे बट अपने ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने देंगे फाइनली रिएक्शन के अंदर। जैसे मान मैंने आप लोगों को 200 रुपीज़ दिए, कितने रुपीज़ दिए, 200 रुपीज़। आपने अपना काम कर लिया, कल मुझे रिटर्न कर दिए। तो एक बात सोचो कि मेरे को कोई इफेक्ट हुआ क्या, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने 200 रुपीज़ आपको दे दिए, 200 रुपीज़ मुझे रिटर्न हो गए। तो ये देखो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ गई लेकिन मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किसने बढ़ाई,
मैंने, इसका मतलब 200 रुपीज़ देने से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई और मेरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है, और जो कैटलिस्ट का प्रोसेस होता है ना उसी को हम बोलते हैं कैटालिसिस। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैटालिसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा। पहले बात करते हैं कुछ सिंपल चीज की। दोज सब्सटेंस which can change the speed of a reaction without itself undergoing change in mass or and chemical composition तो दोबारा से रिपीट करते हैं। दो सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करे, चेंज करे, विदाउट इटसेल्फ अफेक्टेड या इटसेल्फ विदाउट इटसेल्फ अफेक्टेड, या बोल सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग चेंज, मतलब अपने अंदर कोई चेंज ना होने दे, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग चेंज इन मास, मास में भी चेंज ना हो, ठीक है, एंड केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज ना हो, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब फाइनल रिएक्शन खत्म हो जाए तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कैटलिस्ट एज सच बाहर आया या नहीं आया। समझ में आ रही बात। जैसे मैंने आपको 200 दिए थे तो मेरे पे इफेक्ट हो गया, मैं एनरोल तो हो गया था ना, लेकिन फाइनली मेरे को क्या मिल गया, 200 वापिस मिल गए, तो ये समझ लो कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, फाइनली कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखो दिस फिनोमिना ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। जहां पर कैटलिस्ट एनरोल होगा और रिएक्शन की स्पीड में चेंजमेंट आएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालिसिस प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल को लेकर के। N2 प्लस में 3H2 क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ NH3 बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, आयरन, और एमओ क्या है हमारे पास, प्रोमोटर, ठीक है। पहले हम लोग कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोमोटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट इसी में ही टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो आपने N2 देखा, 3H2 देखा, और यहाँ पर इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके क्या बना दिया, अमोनिया। अब हमने देखना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकती है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकती है। बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमें रेट को डिक्रीज करना होता है, और बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हमें इंक्रीज करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं दो बात करने वाला हूँ, इसी में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा जो हमारा कैटालिसिस है। कैटालिसिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। तो देखो बेटा पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होते हैं और नेगेटिव कैटालिसिस क्या होते हैं। हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव कैटालिसिस और सेकेंड वन इज नेगेटिव कैटालिसिस। तो यहां से आप लोगों को काफी क्लियर है कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है और नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है। पॉजिटिव कैटालिसिस का मीनिंग ये है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और यू कैन से स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस में 3H2 है, आयरन रेट को क्या करता है, इंक्रीज, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, NH3 हो गया, तो हमारे पास ही क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालिसिस। अब बात करते हैं और देख लो यहाँ पर, जैसे इसके अंदर हमारे पास SO2 है, प्लस में हाफ ऑफ O2 लिया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या हमारे पास कैटालिस्ट क्या बन गया, SO3, तो ये भी क्या हमारे पास पॉजिटिव कैटालिसिस है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव कैटालिसिस। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, नेगेटिव कैटालिसिस के बारे में। नेगेटिव कैटालिसिस क्या होते हैं, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, डिक्रीज। तो दोज
catalyst which can decrease the speed of reaction without affected by itself at the end of reaction are known as negative catalysis। तो जो कैटलिस्ट उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ पर मेंशन कर देना दिस फिनोमिना नोन एज नेगेटिव कैटालिसिस। अब नेगेटिव कैटालिसिस में एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, देखो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, इसका अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हम लोगों ने किसकी प्रेजेंस में किया, अल्कोहल की प्रेजेंस में किया, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कौन सा कैटालिसिस हो गया, ये हो गया नेगेटिव कैटालिसिस प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, नेगेटिव कैटालिसिस। एक एग्जांपल और भी है हमारे पास, जैसे डिकम्पोजिशन करते हैं किसका हम, पेरोक्साइड का। तो जैसे पेरोक्साइड का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। तो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होने वाला है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने वाली है। तो जहाँ ये बोल सकते हैं हम लोग, जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे और उसमें जो फिनोमिना यूज होगा वो फिनोमिना क्या होगा, पॉजिटिव कैटालिसिस। और जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर दें उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिसिस। अब देखो इसी के अंदर आगे भी बात आती है, तो बात क्या आएगी, अब स्पोर्टर की बात करेंगे, प्रमोटर की नहीं, स्पोर्टर की। स्पोर्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो आप एक कैटलिस्ट हो, मैं आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा हूं या नेगेटिवली सपोर्ट कर रहा हूं, रिएक्शन में यूज आप ही होगे। जैसे मान लो एक पर्सन है, जैसे मान लो इसमें देख लेते हैं हम लोग, आयरन है, आयरन ही रिएक्शन में यूज हो रहा है ना कैटलिस्ट की फॉर्म में। अब इसके साथ मैंने मोलिब्डेनम डाल दिया। अब मोलिब्डेनम क्या करेगा, इसकी कैटलिस्ट की रफनेस को क्लियर करेगा, तो ये बोल सकते हैं लोग रफनेस इंक्रीज करेगा किसके अंदर, आयरन के अंदर। तो ये इसको हेल्प कर रहा है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा आए इसके साथ, कैटलिस्ट के साथ, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, वो रिएक्शन में एनरोल नहीं होगा, उसका लेना देना होगा किसके साथ, सिर्फ किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। तो वो कैटलिस्ट की जो कंडीशंस हैं उनको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बेटर करेगा, फॉर द बेटर रिएक्शन। समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम इसकी रफनेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ही बेटर कैटलिस्ट का काम करेगा। तो इसकी हेल्प से इसने अच्छा काम किया। तो मोलिब्डेनम ने एक तरह से क्या किया, मोलिब्डेनम ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ही किसका काम करेगा, प्रोमोटर का, किसका, प्रोमोटर का। अब देखो अगर मैं कुछ ऐसी रिएक्शन लूं जहां पर क्या हो कि जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्गन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है कि किसका काम करती है, ये आर्सेनिक वगैरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आर्गन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक किसका काम करेंगे, अगर मैं यहीं पर यूज करूं तो वो करेंगे किसका, पॉइजन्स का काम। किसका, पॉइजन। पॉइजन्स का मतलब समझ ही गए होंगे, एक तरह से क्या, इनहिबिटर, रिएक्शन को रोकना। मतलब कि ये तो इंक्रीज करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, इंक्रीज, और जो इनहिबिटर क्या है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो इफेक्ट किसको करते हैं, कैटालिस्ट को। मतलब कैटालिस्ट को काम करने के लिए एग्रेसिव करना और बढ़ाना, वो किसका काम है, प्रमोटर का। और अगर कैटालिस्ट को क्या करना भाई, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को या उसके जो फंक्शंस हैं उसको ही और कम करना, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी तो समझ लेना वो किसने की है, इनहिबिटर ने। स्पोर्ट में दो तरह के पर्सन होते हैं, एक तो पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं और एक नेगेटिव सपोर्ट करते हैं। जो नेगेटिव सपोर्ट करते हैं उनको पॉइजन्स या इनहिबिटर बोला जाता है, और जो पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे वो क्या होंगे, प्रमोटर्स होंगे। तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से इसी के बारे में, प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स के बारे में। देखो प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। पॉइजन्स भी बोल सकते हैं इसको,
प्रमोटर क्या होती है, जो रेट ऑफ एक्शन को बढ़ाए। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं भाई N2 प्लस में 3H2, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन मोलिब्डेनम यूज किया, तो मोलिब्डेनम इज नॉट ए कैटलिस्ट, दिस इज ए प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या करेगा, दो सब्सटेंस विच यूज विद catalyst to increase the speed of reaction, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, प्रमोटर होगा। और अगर हमने जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी थी, हमने आर्सेनिक की बात की थी, तो ये दोनों किसका काम करते हैं, इनहिबिटर का। किसका काम करेंगे, इनहिबिटर का। तो यहाँ पर ये पॉइजन्स भी बोले जाते हैं। पॉइजन्स का मतलब आप समझते होंगे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, कम करना, इनहिबिट करना। अब इसकी बात कर लेता हूँ मैं, N2 प्लस में 3H2 है। अगर मान लो आयरन के साथ क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो रेट है अमोनिया की फॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि CO की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ पर बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा और ये पॉइजन्स का काम करेगा। समझ में आ रही है बात ये। तो पॉइजन्स का अगर काम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज। दो बातें और क्लियर हो गई है, प्रमोटर्स क्या होते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स जो हैं वो जनरली क्या करेंगे, कैटलिस्ट के जो कैटालिसिस रिएक्शन चल रही है उनको डिक्रीज करेंगे, जो रिएक्शन चल रही है उनको भी डिक्रीज करेंगे, और ये जो रिएक्शन चल रही है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प जो कैटलिस्ट है उसके साथ सपोर्ट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी के अंदर दो बातें और आएंगी हमारे पास। टू टाइप ऑफ कैटालिसिस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेचर ऑफ या हम बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट के व्याप पे। तो टू टाइप्स होते हैं हमारे पास कैटालिसिस के। कौन कौन से होंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखो, होमोजीनियस कैटालिसिस और सेकंड है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझने की बात करें तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो हम समझने पे बात करेंगे। यहाँ पर N2 प्लस N2 क्या है, गैस है, ठीक है। 3H2 क्या है, गैस है। मैंने यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज किया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है। प्रोडक्ट क्या बना, ट्वाइस ऑफ NH। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। N2 क्या है, गैस है। H2 क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हम लोग NO यूज नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल ले लो। SO2 एक क्या है, गैस है। हाफ ऑफ O2 क्या हमारे पास, गैस है। फाइनली हमारे पास क्या बना, देखो फाइनली हमारे पास बना SO3 गैस। अगर हम यहाँ NO गैस यूज कर रहे हैं, इसमें भी ले लेते हैं हम लोग। SO2 क्या है, गैस है। हाफ ऑफ O2 क्या है, गैस है। और जो हमने यहाँ पे यूज किया V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सॉलिड है। और हमारे पास क्या बनेगा, SO3 गैस। इसमें समझते हैं कि क्या करना है। हमने इसके अंदर देखा कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, गैस, और कैटालिस्ट भी क्या है, गैस। हमें दो चीजों को देखना है, ध्यान रखना। एक तो कैटालिस्ट को देखना है और एक रिएक्टेंट को देखना है। प्रोडक्ट का नहीं देखना, हमें कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। हमें ये देखना है कि अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज सेम है, जैसे ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड, ये गैस है तो ये भी गैस, और ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड, अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो कैटालिसिस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होते हैं, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज in the chemical reaction are known as but homogeneous catalysis। क्या बोल देंगे हम इसको, homogeneous catalysis। अब बात करते हैं किसकी, heterogeneous catalysis की। तो heterogeneous में क्या होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट क्या है, गैस, लेकिन कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पर लिखेंगे when reactant and catalyst
आर इन डिफरेंट फेज, इसमें हो डिफरेंट फेज में, तो वो क्या होगा बेटा आपके पास हिट्रो मतलब डिफरेंट, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको और बता देता हूँ, देखो एक बार। जैसे हम लोगों के पास C12H22O11 है, ठीक है, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड है, इसमें हम लोगों ने H2 वाटर डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, ठीक है। एसिडिक मीडियम, ये भी लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, और जो फॉर्मेशन है वो अपने को कोई जरूरत ही नहीं है, C6H12O6, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये सुक्रोज का जो एक्वस मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस हुआ है, एसिडिक मीडियम में सॉरी, तो वहाँ पर हमने क्या देखा, वो हमें तो एक चीज़ देखनी है, ये क्या है लिक्विड और ये भी क्या है लिक्विड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये होमोजीनियस कैटालिसिस। और हिट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास है N2 प्लस में 3H2, हम लोग प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हैं, N2 प्लस में 3H2, हम लोग आयरन की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें और देख लो, जैसे हम लोगों के पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये एस्टर है, क्या है ये एस्टर, एस्टर लिक्विड है, मैंने इसमें H2 वाटर डाल दिया, और लिक्विड है वाटर भी इसमें डाला, H2SO4 की प्रेजेंस में, ये भी क्या होता है लिक्विड है हमारे पास। तो फाइनली इन दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोलिसिस हो गया, क्या बना, एक तो एसिड बन गया और एक बन गया अल्कोहल। तो हमने देखा कि ये लिक्विड है यहाँ पर, और ये भी क्या है लिक्विड, और लिक्विड की प्रेजेंस में बना। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दिस इज आल्सो होमोजेनियस कैटालिसिस। एक एग्जांपल और देख लो इसके अंदर, देखिए अब हमारे पास क्या, मान लो ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लिए C2H5OH के, ठीक है, हमें क्या करना है इसको H2SO4 मतलब कि एक्वस ही समझ लो, और यहाँ पर भी क्या है ये एक्वस मीडियम है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पर देखो CH3 और ये हमारे पास हो गया CH2OCH2CH3, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्या है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारी रिएक्शन चलेगी 413 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना, एक्वस है, एक्वस है, लिक्विड है, लिक्विड है, तो क्या होगा ये होमो होगा, क्या होगा ये होमो होगा। तो इस तरह से हम लोग कैटालिसिस के पार्ट पर, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी में हम लोग को क्या पढ़ना है, हिट्रोजीनियस की जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, तो वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस तरह से एक डिफरेंट सरफेस या डिफरेंट फेज के कंपोनेंट्स रिएक्ट करें। तो जैसे मान लो हमारे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मान लो सॉलिड है, गैसेस पार्टिकल्स आए A एंड B, ठीक है, कुछ भी समझ लो A एंड B आए। अब A एंड B सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट होगा ना उसके बाद फ्री वैलेंसीज होती है, ठीक है, उसके ऊपर पार्टिकल्स आएंगे। अब पार्टिकल्स आने के बाद उन्होंने दो डिफरेंट साइड पे अपनी वैलेंसी को अटैच कर लिया। अब क्या होगा, अब वो दोनों आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके सरफेस पे रह करके दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद पहले तो क्या हुआ था एडजॉर्प्शन, अब क्या होगा डिसॉर्प्शन, मतलब कि A और B जुड़ गए। जैसे मान लो A अलग था B अलग था, कैटलिस्ट पे लगे, और लगने के बाद क्या हुआ, उस पे अटैच होने के बाद आपस में बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर दिए, और बॉन्ड बनाने के बाद ये जो अटैचमेंट हुई थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो अटैच हुआ तो क्या था एडजॉर्प्शन, अब हटेगा तो क्या होगा, क्या होगा आपके पास डिसऑप्शन। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है और कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। इसमें 5 स्टेप की एनरोलमेंट होगी और वो पांचों की पांचों स्टेप में आपसे डील करूँगा। देखिए एक बार सामने, सबसे पहले हमारे पास ये क्या, एक कैटलिस्ट है, ये जो फॉर्मेशन मैंने दिखा रखी है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, कैटलिस्ट सरफेस की क्या होती है, फ्री वैलेंसीज हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें A और B रिएक्टेंट है, क्या है ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम हिट्रोजीनियस की, तो ये क्या है हमारे पास सॉलिड और ये हमारे पास गैस मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करने के बाद इसकी फ्री वैलेंसीज पे अटैच हो जाएंगे। देखो A और B फ्री वैलेंसीज पे अटैच हो गया, अब क्या होगा, धीरे धीरे इनमें बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और जैसे ही बॉन्ड बनेंगे अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब देखो ए और बी के बॉन्ड बन गए और ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, अब लूज हो जाएंगे, यस और नो। तो आपके पास ये बॉन्ड लूज हो रहा, अब फाइनली क्या होगा, डिसॉर्प्शन। क्या होगा, डिसॉर्प्शन। तो ए और बी के जो बॉन्ड बन गए वो तो प्रोडक्ट बन गया और कैटलिस्ट एज सच क्या आ गया, बाहर आ गया। अब ये कैटलिस्ट हम दूसरे कंपोनेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट फॉर फ्री एडजॉर्प्शन, और यू कैन से कैटलिस्ट फॉर फ्रेश एडजॉर्प्शन। इसके लिए बन जाएगा ये फ्रेश एडजॉर्प्शन के लिए, मतलब एक जस्ट अगर आपको कोई और एडजॉर्प्शन करना है तो उसमें भी आप हेल्प में ले सकते हो। तो इसमें देखा कैटलिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, चेंजमेंट आया। तो यहाँ पर देखो कुछ स्टेप्स हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ये रिएक्टेंट है, ये इस पे क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे, डिफ्यूज। डिफ्यूज होने के बाद एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, देखो एडजॉर्ब हो गए ना, ए और बी। समझ में आ रही बात। थर्ड स्टेप है केमिकल रिएक्शन एट कैटलिस्ट सरफेस टू फॉर्म इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट सा बन जाएगा, मतलब कि जैसे क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ इसका रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का। अब धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब चलेगा डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, ए बी का प्रोडक्ट बना है, वहां पे क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। क्या होगा, डिसॉर्प्शन। और फाइनली डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। तो डिफ्यूजन होगा वो किस तरह जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जैसे हमें फाइनल स्टेप में दिखा रखा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसमें एक सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या थी, इसने प्रमोटर और इनहिबिटर को इंक्लूड नहीं किया था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।